गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग समझेंगे मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में और रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन के बारे में। तो बिना समय व्यस्त किए हुए, बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मोशन किसे कहते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे बार बार दो शब्द आएंगे, ऑब्जेक्ट और बॉडी। तो हम लोग ऑब्जेक्ट और बॉडी को डिफाइन करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट और बॉडी। कहता है एनीथिंग which can be seen, feel or touched are called an object or a body। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट या बॉडी कहीं लिखा हुआ मिला, इसका मतलब कोई वस्तु, ठीक है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यहाँ जो हम मोशन पढ़ रहे हैं इसमें हम सिर्फ जानेंगे मोशन क्यों और कैसे हो रहा है, उसके पीछे का कारण हम नहीं समझेंगे। तो एक अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, बॉडी के बारे में बात करें, तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं फिजिक्स में। ईदर एन ऑब्जेक्ट इज अपीयर टू बी एट रेस्ट और इट अपीयर्स टू बी इन मोशन। बच्चों, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो या तो हमें वो चलता हुआ प्रतीत होगा या रुका हुआ प्रतीत होगा। दोनों में से कोई एक अवस्था में ही वस्तु पाया जाता है। ऑब्जेक्ट या बॉडी उसी स्टेट में आपको मिलेंगे। सो देयर आर टू स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दो ही हैं, या तो हमें कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ दिखाई देगा या हमें रुका हुआ दिखाई देगा। तो जब चलता हुआ दिखाई देगा तो हम मोशन कहते हैं, रुका हुआ दिखाई देता है तो रेस्ट कहते हैं। सो पहला जो स्टेट है वो है मोशन। तो मोशन को हम डिफाइन करते हैं, अ बॉडी इज said to be in rest, said to be in motion। If its position changes with time, with respect to some stationary or fixed point, तो मोशन को हम इसी प्रकार से डिफाइन करते हैं। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस with time with respect to some stationary or fixed point, then the object is said to be in motion। तब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इसका तात्पर्य भी जरा हम समझते हैं, ठीक है। एक उदाहरण लेते हैं कि मोशन में कब और स्टेशनरी पॉइंट क्या है। स्टेशनरी या फिक्स पॉइंट किसे कहते हैं, पॉइंट क्या है। तो बच्चों, इसमें स्टेशनरी फिक्स पॉइंट को भी हम समझेंगे और साथ ही ये भी समझेंगे कि हम विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी या फिक्स पॉइंट क्यों कह रहे हैं, कि उसके समय के साथ साथ उसे स्टेशनरी फिक्स पॉइंट के साथ साथ, ठीक है, पोजीशन में बदलाव आएगा किसी ऑब्जेक्ट में, तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो एक जरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं एक पेड़ है। ये मान रहे हैं साइंस में और मैथ्स में ना सब कुछ मानना ही पड़ता है, बोर्ड पे कुछ होता है नहीं।
तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ट्री है पॉइंट टी पर, और एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है बेंच के ऊपर। मान लेते हैं बेंच है, इस बेंच के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक कार भी खड़ी है। मान लिया एक कार है, बच्चा जो है पॉइंट बी पे खड़ा है, कार पॉइंट सी पे खड़ी है। अब ऑब्जर्वर जो है, जो इसको इन तीनों को देख रहा है, ठीक है, वो समय समय पे चेक करता है इनके पोजीशन को। तो जब वो पहली बार देखता है तो पाता है कि बच्चा पॉइंट बी पर ही है और कार पॉइंट सी पर ही है। फिर थोड़ी देर के बाद देखता है तो देखता है कि कार पॉइंट सी से डी पर आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद देखता है तो देखता है कार का पोजीशन फिर से बदल गया है, अब वो पॉइंट ई पर आ गई, जबकि बच्चे का स्थान एज इट इज उसी पॉइंट पे बना हुआ है, राइट। तो जब वो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वर जो है वो देखता है क्या कि समय के साथ साथ इस पॉइंट टी के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री द पोजीशन ऑफ कार इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, लगातार बदल रहा है। तो व्यक्ति कहता है कि कार मोशन में है, जबकि इसी ट्री के कंपैरिजन में विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ दिस ट्री द पोजीशन ऑफ बॉय इज नॉट चेंजिंग। इस बच्चे के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन फिर भी इस बच्चे के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तब वो व्यक्ति कहता है ऑब्जर्वर कि भाई बॉय इज एट रेस्ट, ये बच्चा है वो रेस्ट पे है। सो ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी फिक्स पॉइंट, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और इस फिक्स पॉइंट को फिजिक्स में कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। जिसका रेफरेंस हम दे रहे हैं कि ये अगर गति में है, ये मोशन में अगर कार है तो क्यों है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। यदि हम इस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं तो ये रेस्ट में क्यों है विथ रिस्पेक्ट टू ट्री, यानी इसके पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री टाइम के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सो द बॉय इज एट रेस्ट or car is in motion. So इसी प्रकार से बच्चों हम रेस्ट को भी डिफाइन करते हैं। सेकेंड जो स्टेट है किसी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, वो है रेस्ट। A body is said to be at rest if its position does not change with time with respect to a stationary reference point. तो इस एग्जाम्पल में हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ऑब्जर्वर इजंट फाइंड एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉय व्हिच इज सिटिंग एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू द ट्री व्हिच इज एट पॉइंट टी। तो उस कंडीशन में ऑब्जर्वर कहता है कि बॉय जो है वो रेस्ट में है, whereas the position of the car is changing continuously with respect to this reference point tree, so the car is said to be in motion. तो इस प्रकार से हम मोशन और रेस्ट को डिफाइन करते हैं, दोनों को, राइट। अब यहाँ पे आता है कि इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हम देख रहे हैं हम एक चीज का इस्तेमाल करें which is common in both, right? While we are describing about the motion or rest, we are taking reference point. मोशन के लिए भी स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट का और रेस्ट के लिए भी, दोनों के लिए हम इस रेफरेंस पॉइंट या फिक्स पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर कंसिडरिंग दैट रेफरेंस पॉइंट। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मोशन और रेस्ट दोनों ही रिलेटिव इन नेचर होते हैं।
इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक टूटा फूटा वो कविता आपको सुनाते हैं। इस रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन के बारे में ही है ये। तो कहता है, दौड़ रही है गाड़ी, दौड़ रही है गाड़ी टमटम, कार बसे और ट्रेन धमाधम। दौड़ रही है गाड़ी टमटम, कार बसे और ट्रेन धमाधम। बह रही नदियों में धारा, बह रही नदियों में धारा, हवा चलते सर सरासर। घूम रहे धूमकेतु नभ में, घूम रहे धूमकेतु नभ में, चक्कर लगाते ग्रह नक्षत्र। सरक रहा पूरा ब्रह्मांड, सरक रहा पूरा ब्रह्मांड। कभी इधर तो कभी उधर, नहीं रुका है कोई जग में, नहीं रुका है कोई जग में, सब चल रहे हैं परबस। There is nothing called stationary in this universe. There is nothing called absolute rest. The entire universe is in motion. बच्चों, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब चलायमान है। The entire universe is in motion. पूरा का पूरा ब्रह्मांड ये कैसे? हम कहते हैं कि वो पेड़ जो सड़क किनारे है वो रुका है, वो कार जो सड़क पर चल रही है वो चल रही है, वो मोशन में है। लेकिन यदि रेफरेंस पॉइंट ना हो, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जिससे हम कंपैरिजन कर सकें, ठीक है, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कोई वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है। एक साधारण सा उदाहरण हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। व्हेन वी लुक एट द स्काई, राइट, and observe a plane flying in the sky, then we see that the plane is moving very slowly. जब हम प्लेन को देखते हैं आकाश में तो लगता है बहुत धीरे चल रहा है, although it is moving with a greater speed. बहुत तेज चलता रहता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है आकाश में। ऐसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि जब हम आकाश में देखते हैं दिन के समय में, तो प्लेन के अलावा कुछ है ही नहीं जिससे हम उसकी तुलना कर सके, जिससे उसकी पोजीशन की हम तुलना कर सके और कह सके भाई तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है। ये हमें पता है कि वो चल रहा है, लेकिन कितना तेज चल रहा है ये ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, राइट, क्योंकि दूरी बढ़ जाने पर बड़े ऑब्जेक्ट भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हो जाते हैं। दूसरा कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है जिससे हम तुलना कर सके। तो ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स है जहाँ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, राइट। जैसे हम सब जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि अर्थ जो है मोशन में है, तकरीबन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूर्णन करता है ये। लेकिन हमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं, हमें पता नहीं चलता पृथ्वी चल रही है या रुकी हुई है। वी कांट हैव डायरेक्ट एविडेंस अबाउट द मोशन ऑफ दिस अर्थ। अर्थ के मोशन के बारे में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। बट सूर्य के पोजीशन में बदलाव, एक्चुअली में पृथ्वी बदल रहा है अपना पोजीशन, लेकिन उसके वजह से सूर्य का स्थान परिवर्तित दिखता है। तो हम लंबे अंतराल में कहते हैं कि ओहो सर्दियां खत्म हो गई, गर्मी आ गई, सूर्य का स्थान परिवर्तित हो गया, ठीक है। सो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, राइट। सो टू डिस्क्राइब द मोशन वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या रेस्ट को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, राइट। इसलिए हम कहते हैं कि मोशन इज रिलेटिव इन नेचर, राइट। To describe the motion, we need a reference point. We need to relate the position of the object with some stationary points, stationary objects, fixed objects present in our surrounding. हमारे सराउंडिंग में जो इर्द गिर्द हैं उनमें कुछ रेफरेंस पॉइंट हमें लेना पड़ता है, जिससे हम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेट करते हैं और फिर कहते हैं कि वो रेस्ट या मोशन है। दैट्स वाई मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव इन नेचर। इसी को हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। इसलिए यदि कोई कहता है कि कुछ रुका हुआ है तो लगता है कि रुका हुआ है लेकिन चल रहा है। हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। इस गैलेक्सी के अंदर देखें तो कुछ चीजें ठहरी हुई हैं, लेकिन अगर बात करें पूरे गैलेक्सी का तो पूरा का पूरा गैलेक्सी ही मूव कर रहा है। तो चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे दूसरे प्लैनेट्स हो, ऑल आर मूविंग। सबके सभी मूव कर रहे हैं, राइट। क्योंकि बस के अंदर बैठे हुए यात्री सब बस के साथ मूव कर रहे हैं। वैसे मिल्की वे गैलेक्सी में उपस्थित जितने भी चीजें हैं, ठीक है, ऑल आर मूविंग विद द गैलेक्सी। तो गैलेक्सी के साथ सारे मूव कर रहे हैं, राइट। सो मोशन एंड रेस्ट।
are relative in nature. अब क्वेश्चन है क्यों रिलेटिव इन नेचर है, राइट? तो इसलिए है टू डिस्क्राइब मोशन और रेस्ट we need to relate the position of a body with respect to a stationary point. तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव इन नेचर। अगर रेफरेंस पॉइंट ना हो तो दोनों को डिफाइन कर पाना मुश्किल है। एक ही व्यक्ति के लिए कोई वस्तु मोशन में हो सकता है तो दूसरा वस्तु रेस्ट में दिखता है, ठीक है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन एंड रेस्ट। जैसे फेमस एग्जांपल है, सारे बुक में आपको मिलेंगे, पैसेंजर सिटिंग इन अ बस। तो जो पैसेंजर बस के अंदर में बैठा हुआ है, द पैसेंजर व्हिच इज सिटिंग इनसाइड द बस फाइंड्स द सबऑर्डिनेट पैसेंजर एट रेस्ट विद इन द बस। बस के अंदर में बैठा यात्री अपने बगल वाले, ठीक है, पैसेंजर को देखता है तो पाता है कि वो रेस्ट में, बिकॉज हीज पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इनसाइड द बस, राइट। ऑल्दो ही इज इन मोशन अलोंग द बस के साथ साथ वही मोशन है, बट सेम पैसेंजर जब खिड़की से बाहर देखता है, when the same passenger look outside the window, he found the passenger standing at the bus stand moving. उसको लगता है वो मूव कर रहा हो, पीछे की तरफ भागता हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि जब बस चल रही है तो बस के अंदर बैठे हुए पैसेंजर का स्थान तेजी से बदल रहा है। तो एक्चुअली में बदल इसका रहा है, लेकिन वो ऑब्जर्व करता है कि जो पैसेंजर बस स्टैंड पे खड़ा है उसके स्थान में लगातार परिवर्तन आ रहा है। सो ही फाइंड्स द पैसेंजर स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड इन मोशन। तो एक ही व्यक्ति के लिए एक वस्तु मोशन में है, दूसरा वस्तु रेस्ट में है। क्यों है? क्योंकि मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव इन नेचर है। सो एक स्पष्ट रखिए, ठीक है, कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए या रेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, रिलेट करना पड़ता है उसके पोजीशन को। उसके स्थान में यदि परिवर्तन आ रहा है तो किसके कंपैरिजन में आ रहा है, अगर उसके स्थान में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो किसके कंपैरिजन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, ठीक है। तब हम जाके कहते हैं कि कोई वस्तु मोशन में है या रेस्ट में। आई होप कि ये रिलेटिव नेचर ऑफ मोशन जो है आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लेते हैं, राइट। Motion and rest are relative in nature. Why? Because to describe the motion or rest, we need to relate the position of a body with respect to some stationary point. तभी हम कहते हैं कि कोई वस्तु मोशन में है या रेस्ट में। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था, हम बॉय का पोजीशन रिलेट कर पा रहे थे, ठीक है, ट्री के साथ, और कार का भी, दोनों का जो पोजीशन वो हम रिलेट कर रहे थे किसके साथ? पोजीशन ऑफ द ट्री विच इज अ स्टेशनरी रेफरेंस पॉइंट, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट था। तो हम पा रहे थे कि उसकी तुलना में ऑब्जेक्ट जो है यानी बॉय और कार, बॉय के पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए वो रेस्ट में है। किसकी तुलना में? एज कंपेयर टू द ट्री के कंपैरिजन में विद रिस्पेक्ट टू द ट्री द बॉय इज एट रेस्ट। जब कार की हम बात कर रहे थे तो कार के स्थान में परिवर्तन हो रहा था, किसकी तुलना में? विद रिस्पेक्ट टू द ट्री। तो दोनों ही एक ही ऑब्जर्वर है, एक वस्तु उसको मोशन में दिख रहा है, दूसरा वस्तु उसको रेस्ट में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि बीच में ट्री है, जिससे वो रिलेट कर पा रहा है दोनों के पोजीशन को, और तब, ठीक है, आप कंक्लूड कर पा रहा है कि एक बच्चा जो है बैठा हुआ वो रेस्ट में है और कार चल रही है, राइट। तो एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए, टू डिस्क्राइब द मोशन वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म शब्दों का अर्थ नहीं समझे, और एक बात ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड लॉज। फिजिक्स भाषा पे बहुत फोकस करता है। यदि आप भाषा बेहतर समझते हैं
यू कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स इन अ बेटर मैनर। आप फिजिक्स भी बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, इनफैक्ट साइंस भी बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब समान, एक समान कह सकते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे? तो कहता है कि व्हेन अ बॉडी travels equal distances in equal intervals of time, then the motion of the body is said to be यूनिफॉर्म। तब हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। कब? इसमें उदाहरण देखेंगे और हम समझेंगे इसको विस्तृत रूप से। When a body travels equal distances in equal intervals of time, then the motion of the body is said to be uniform. अब ये टाइम इंटरवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में भी हो सकता है, या आवर में भी हो सकता है। तो एक उदाहरण इसका लेते हैं, डेटा थोड़ा सा लेते हैं, प्लॉट करेंगे हम लोग उसको और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दो चीज हम देख रहे हैं, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है जो यूनिफॉर्म नेचर को एक्सप्रेस कर रहा है, और वो है हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस है और टाइम, इन दोनों पे निर्भर करता है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम समय भी लेंगे, यहाँ हम डिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं। डिस्टेंस ले रहे हैं मीटर में और टाइम ले रहे हैं सेकंड में। तो मान लेते हैं बच्चों कि जब ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया तो पहले सेकंड में, पहले सेकंड में वो 5 मीटर चला। फिर दूसरा सेकंड जब टाइम का हुआ तो 10 मीटर पर था। तीसरा सेकंड जब हुआ तो वो 15 मीटर पर था। चौथा सेकंड जब हुआ तो वो 20 मीटर पर था। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रति सेकंड, इन एवरी सेकंड द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो प्रत्येक सेकंड में हम देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो 5-5 मीटर का दूरी तय कर रहा है। समय अंतराल सेम है, टाइम 1-1 सेकंड ले रहा है और दूरी भी समान रूप से तय कर रहा है, 5-5 मीटर ही तय कर रहा है। इसे यदि हम प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर, ये टाइम और ये डिस्टेंस, यहाँ पे मार्क ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ पे टाइम है, और इधर डिस्टेंस है मीटर में। अब इसको यदि हम प्लॉट करेंगे देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड अपवर्ड। एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा ऊपर की। इसी डेटा को यदि वहां पे हम प्लॉट करें ग्राफ के ऊपर, तो हम जानते हैं कि जब ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है, इसका मतलब वो लीनियर है, राइट। इट इज शोइंग अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन। बिल्कुल सीधा जा रहा है ये, कहीं आड़ा तिरछा नहीं, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल अमाउंट्स, बराबर बराबर दूरी तय कर रहा है बराबर बराबर समय में। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की यदि बात करें, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कहता है, इफ अ बॉडी, or you can say when a body travels unequal distances in
equal intervals of time. Then the motion of the body is said to be non-uniform. कहता है कि जब अलग अलग दूरी तय करता है, ठीक है, समय अंतराल सेम है, टाइम जो इंटरवल है वो सेम है, लेकिन दूरी अलग अलग तय कर रहा है, ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है. When a body travels unequal distances in equal intervals of time, then the motion of the body is said to be non-uniform. तब वो जो मोशन डिस्क्राइब कर रहा है, राइट, वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी, तो वो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे. इसके लिए यदि हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ लाइन आएगा. एक डेटा भी हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे मान लेते हैं इसी प्रकार से डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकेंड में. तो पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 15 मीटर और तीसरे सेकंड में 10 मीटर. तो हम देख रहे हैं कि एक सेकंड से दूसरा, पहले सेकंड में 5 मीटर चला, फिर दूसरे सेकंड में 15 - 5 10 मीटर चला, तीसरे सेकंड में 10 में अगर 15 घटा -5, यानी टोटल हम अगर बात करें तो 5 मीटर चला. ठीक है, घट गया उसका. तो इसका जो ग्राफ आएगा, पहले 5 मीटर गया, एक इस तरह नीचे हम टाइम ले रहे हैं और ऊपर हम डिस्टेंस ले रहे हैं. तो पहले सेकंड में 5 था, दूसरे सेकंड में फिर कितना हो गया, 15 हो गया, यहाँ पहुंच गया, तीसरे सेकंड में वापस पहुंच के दिया 10 पे. तो इसका जो लाइन है वो जिगजैग पाथ है इस तरह से. तो ये बताता है, ये ब्रोकन लाइंस जो है, जिगजैग पाथ जो है ग्राफ के ऊपर, ये बतला रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, इन एवरी सेकंड इज नॉट यूनिफॉर्म. वो यूनिफॉर्म नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंसेस, असमान रूप से दूरी तय कर रहा है वो. कभी 5 मीटर, कभी 10 मीटर, कभी फिर 5 मीटर. तो इस तरह से वो दूरी जब तय करेगा तब उसके द्वारा जो डिस्क्राइब होगा मोशन, हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, राइट. तो एक बार रिकैप कर लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों मोशन को. यूनिफॉर्म मोशन व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है और टाइम इंटरवल भी इक्वल, 1-1 सेकंड, या आप 1-1 मिनट कह सकते हैं, 1-1 आवर कह सकते हैं, राइट. ये टाइम इंटरवल अलग अलग हो सकते हैं, यानी सेकंड में हो सकते हैं, मिनट में और आवर में हो सकते हैं, राइट. तो यूनिफॉर्म मोशन को हम इस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म. तब हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म है. ये लिखने का जो तरीका, एक जनरल फॉर्मेट है, अगर इसको ध्यान से आप देखें तो आप अक्सर हमेशा लिख सकते हैं, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. तो इस तरह से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा. अब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है. बेसिकली इन 9th स्टैंडर्ड यू आर लर्निंग अबाउट ABCD ऑफ फिजिक्स, यू आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टर्मिनोलॉजीज, उसका अर्थ क्या होता है. तो ये फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इन चीज़ों को सही ढंग से समझना, सही ढंग से समझने से साइंस के प्रति आपका रुचि बढ़ता है और आगे चल के आप बेहतर परफॉर्म करते हैं साइंस में, राइट. रट के मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव जब होंगी चीज़ें, और अगर बेसिक चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी तो पढ़ना थोड़ा साइंस मुश्किल पड़ता है. अदरवाइज बहुत आसान है और मज़ेदार है साइंस. इसके बाद हम लोग बच्चों बात करेंगे स्पीड का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का. उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग समझेंगे.